अगर आप पोर्चुगल में अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। अल्लाह मेश अमीगश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ट्रैवल व्लॉग, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोज़ और न्यू एडिशन प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़। तो अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर एज रियल एस्टेट काम कर रही हूँ और आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं। सो उससे पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको लग सकता है कि क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले आपको पोर्चुगल में निफ चाहिए, आपको टैक्स नंबर चाहिए। तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भी, चाहे आप यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, अगर ऑलरेडी रहते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पता ही है कि आपको बनाने ही बनाने हैं। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, पोर्चुगल में अभी आने का सोच रहे हैं, तो उस केस में निफ सबसे पहले आपको चाहिए। उसके साथ में अगर आप यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक के साथ आपके अच्छे टर्म्स होने चाहिए। और आप उस केस में अगर एक बैंक में है तो आप डिफरेंट बैंक में भी आप चेक कर सकते हैं कितना आपको लोन मिल सकता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं उस केस में भी एडवाइजेबल है कि आपका बैंक अकाउंट पोर्चुगल में हो। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप अगर फाइनेंशियली चेक कर लें कि आपको खुद से पे करना है फुल पेमेंट, या आपको लोन चाहिए और कितना लोन मिल सकता है, क्या वैल्यूएशन एंड ऑल, वो सब आप फर्स्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी विज़िट की, आपको प्रॉपर्टी कोई अच्छी लग गई, कोई पसंद आ गई, आप फाइनल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप उसका होता है आप CPCV साइन करते हैं, यानी कि प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और अगर आपने रैंडमली सोचा कि ठीक है, हम लोग ने अभी कोई पैसे थोड़ी ना दे दिए हैं पूरे घर लेने के लिए, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें सारे टर्म्स लिखे होते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे डिपेंड करता है ऑनर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, कि उसकी पेमेंट कितनी होनी है। वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, या फिर वो मिनिमम से मिनिमम 2000 यूरोज़ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी फ़र्स्ट डील में हम लोगों ने CPCV सिर्फ 2000 यूरोज़ पे किया था, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये जो अमाउंट है, अगर आपने किसी रीज़न से एज अ बायर, आपने किसी रैंडम रीज़न से जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आपने उसमें कोई क्लाउज ऐड नहीं किया था, उसके बाद आप रैंडमली मना कर देते हैं कि मुझे नहीं लेना है, तो उस केस में आप वो अपना जो प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, जो अमाउंट आपने पे किया था, वो आप लूज़ कर देते हैं। अदर साइड जो ऑनर है, तो उसने अगर कुछ भी प्रॉमिस ब्रेक किया, लाइक उसने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं सेल करना है, मुझे प्राइस बढ़ा देना है सडनली, जो भी डिसाइड हुआ था प्राइस एंड ऑल द कंडीशंस, अगर वो उस पर नहीं रहता है तो उसको आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों साइड से सिक्योर करता है। इसके बाद में फाइनल स्टेप आता है डीड साइन। तो डीड साइन होता है वो बैंक और नोटरी के जो पर्सन होते हैं वो उनके साथ में होता है, लेकिन वो बहुत ही न्यूट्रल होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक साइड है, या तो बायर के साइड है या सेलर के साइड है। वो न्यूट्रल होते हैं। वो सब वेरीफाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए गए हैं प्रॉपर्टी के, वो सारा वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, और उसके बाद ही डीड साइन होती है। अगर उसमें जो चेकलिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें बताए गए हैं डीड साइन करने के लिए, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो वो सारे चेकलिस्ट होने चाहिए, वो सारे टिक होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है, उसका एक डेट भी इधर से उधर है, तो वो डीड साइन नहीं हो सकती है। नोटरी वर्सेस लॉयर। सो नोटरी जो होता है, जैसे मैंने बोला कि वो न्यूट्रल होता है, वो किसी की साइड में नहीं होता है, आपके लिए कुछ चेक ऐसा नहीं करता है, कोई डिलीजेंस नहीं करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो डॉक्यूमेंट सब चेक करते हैं, जो भी प्रेजेंट किया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग CPCV या फिर कुछ भी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है एंड ऑल,
हमारे पास हमारी टीम के साथ में लॉयर होते हैं तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनल भी चाहिए तो भी आप लॉयर से जा कर के बात करें, क्योंकि डीड तक जाने से पहले आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। ऑल्दो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब जा कर के आप उस वक्त रीड नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल, अगर आप CP/CV भी बना रहे हैं तो भी आप लॉयर से जा कर के वेरीफाई कराएं, उनको बताएं कि मुझे ये क्लाउज ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी कोई फाइनलाइज़ की, उसमें आप ज़रूर ऐड करें कि अगर मुझे बैंक लोन अप्रूव होगा तभी मैं ये प्रॉपर्टी लूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्लाउज। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या आप साइन कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको लॉयर से वेरीफाई कराना चाहिए, इसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता देती हूँ। तो आपको चाहिए होगा सर्तिदाऊ प्रेदियाल, लीगल ऑनरशिप प्रूफ होता है जो, उसके बाद कदेनाता प्रेदियाल जो कि टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रूफ होता है, अलवारादा उतिलिजासाऊ हैबिटेशन लाइसेंस इलीगल एक्सटेंशन या पूल से बचने के लिए, और फीशा टेक्निकादा अबितासाऊ जो कि 2004 के बाद बनाए गए घर के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन और कॉस्ट कितना लग सकता है इस प्रोसेस में, तो अगर रीसेल प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको 2 से 4 महीने लग सकते हैं पूरा प्रोसेस होने के लिए। अगर कोई डेवलप हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, तो उस केस में उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कॉस्ट जो है डिपेंड करता है, अगर आप रेजिडेंट है तो उस केस में क्योंकि आपको लोन ज़्यादा मिल जाता है तो उस केस में आपको डाउन पेमेंट कम देना पड़ता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप लोन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अगर आप 35 से अबव हैं तो उस केस में आपको 7 to 10% आपको इन जनरल अबव रखना ही चाहिए आपके पास में। तो अगर आप कोई न्यू बिल्डिंग में घर ले रहे हो जिसका भी डेवलपमेंट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपर का वेरिफिकेशन किया जाए, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उन्होंने किया है अभी तक, क्या वो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या कंसिडर करना चाहिए उसमें जंप करने के लिए पहले। सो ये सब मैंने आपको बताया। ये प्रोसेस थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको लग सकता है, लेकिन जो पोर्चुगल के राइट्स है वो सभी के लिए हैं, सभी को कवर करते हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। तो अगर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने उसको प्रॉपर से लॉयर के साथ चेक किया है, आपके अच्छे एजेंट से बात किया है, तो उस केस में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये था वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। आप अगर कोई आपका फ्रेंड, फैमिली कोई आपका प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोच रहे हैं, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बोलना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।